हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है कोड संचार चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, सी शार्प ट्यूटोरियल मैंने स्टार्ट किया है। इसके अंदर ये पहला पार्ट है इसका। इसमें सी शार्प लैंग्वेज के बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा इसके अंदर अबाउट सी शार्प लैंग्वेज एंड इट्स यूज। बेसिकली यूज़ क्या है और सी शार्प लैंग्वेज है क्या, इसके बारे में मैं इसके अंदर बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा हिस्ट्री ऑफ सी शार्प। इसमें मैं बताऊंगा आपको सी शार्प में कौन कौन से वर्जन आए हैं और किन किन वर्जन्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, ताकि आपको मालूम रहे कि कौन से वर्जन में कौन सा फीचर आपने यूज़ करना है। और साथ ही इसका मैं बताऊंगा इसके अंदर डॉट नेट के साथ रिलेशनशिप, कि डॉट नेट के साथ क्यों रिलेटेड है, किस तरीके से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना टूल्स एंड इट्स सेटअप। जो टूल्स हैं, कौन कौन से टूल्स इसके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे, उनको किस तरीके से सेटअप करना है ताकि हम अपना पहला प्रोग्राम रन कर सकें, तो उसके बारे में मैं इस टॉपिक के अंदर कवर करूँगा। इस वीडियो में सबसे आखिरी टॉपिक रहेगा मेरा माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो इसमें हम बना के देखेंगे अपना पहला प्रोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए आरंभ करते हैं वीडियो को। व्हाट इज़ लैंग्वेज? भाषा क्या है? बात करें हिंदी, इंग्लिश या अदर किसी लैंग्वेज की, तो आप इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कंप्यूटर्स के अंदर, तो कंप्यूटर में भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको कंप्यूटर समझता है। सही मायने में कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, वो है बाइनरी। अगर हम बात करें कंप्यूटर के लिए सी शार्प क्यों ज़रूरी है, देखिए सी शार्प एक इवॉल्व हुई भाषा है जो कि सी प्लस प्लस और उसके बाद सी शार्प आई है। सी शार्प कंप्यूटर के लिए उतनी आवश्यक नहीं है जितनी आवश्यक है ये एक प्रोग्रामर के लिए, जो उस कंप्यूटर को समझाएगा कि उस कंप्यूटर से क्या करवाना है। इसके लिए हम कुछ ना कुछ कोड लिखते हैं जिससे समझ आता है कंप्यूटर को कि उसे क्या करना है, निर्देश मिलते हैं कंप्यूटर को, तो वो इसकी आउटपुट के तौर पर जो भी हमें रिजल्ट चाहिए होता है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। इस तरीके से कंप्यूटर को सी शार्प मदद करती है समझाने के लिए कि उसे क्या करना है। अब जब यह जान लिया है कि सी शार्प कैसे इवॉल्व हुई है, तो इसका यूज़ क्या है, क्यों ये बनाई गई है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो मैं बता दूं आपको। ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, यानी कि इससे कई काम लिए जा सकते हैं। जैसे वेबसाइट बनाने के लिए काम आती है, और बना सकते हैं इससे हम कंप्यूटर पे चलने वाली जो कि डायरेक्टली इंस्टॉल होती हैं ऐप्स, जिनको हम डेस्कटॉप ऐप्स बोलते हैं, वो बना सकते हैं। और आजकल मोबाइल का चलन तो है ही, मोबाइल में जो ऐप्स बनती हैं वो भी हम इस लैंग्वेज की मदद से बना सकते हैं। इसके अलावा यह और भी कई काम आती है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नया कंसेप्ट है जिसके अंदर छोटी छोटी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए और उनको निर्देश देने के लिए भी यह लैंग्वेज काम में आती है। इस तरीके से यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लैंग्वेज है। तो क्या यह सी शार्प आज के कॉन्टेक्स्ट में भी बेटर है? क्या इसको सी शार्प को ही हमें समझना चाहिए या और भी कोई लैंग्वेज हमें सीखनी और पढ़नी चाहिए? इज़ सी शार्प इज़ बेटर देन अदर? इसका जवाब देने से पहले मैं हिंदी और इंग्लिश को कंपेयर कर देता हूँ। हिंदी मेरी मातृभाषा है तो मुझे बहुत आसान लगती है यह, और इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश थोड़ी मुश्किल लगती है। इसी प्रकार से एक प्रोग्रामर और एक दूसरे प्रोग्रामर जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, सीख रखी है उन्होंने, उनको वह अच्छी या बुरी लग सकती है। यह निर्भर करता है कि उन्होंने किस लैंग्वेज को कितनी बारीकी से, कितनी अच्छी तरीके से समझा है। आमतौर पर हर एक लैंग्वेज में हर एक काम किया जा सकता है। सी शार्प एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि जनरल पर्पस लैंग्वेज है, तो इसमें भी सभी प्रकार के काम हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके यूज़ बहुत ही ज़्यादा हैं। इस प्रकार से अगर इस लैंग्वेज की बात करें और दूसरी लैंग्वेज को कंपेयर करते हुए बात करें, तो यह डिपेंड करेगा, यह निर्भर करेगा कि क्या चीज़ बनानी है और किन चीज़ों को आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं, आपने क्या सीख रखा है। सी शार्प अगर आपने सीख रखी है तो आप सी शार्प में कंफर्टेबल रहेंगे, आसानी से बना पाएंगे इसको, ऐप को। और अदरवाइज़ आपको दूसरी किसी लैंग्वेज में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसमें बना सकते हैं। तो सी शार्प अपने आप में बहुत बेटर और बहुत ख़राब दोनों चीज़ों से परे है,
लैंग्वेज कभी भी अच्छी और बुरी नहीं होती, इसको यूज़ करना जिसको आता है उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सी शार्प कैसे विकसित हुई है, इसके कौन कौन से वर्जन आए हैं अब तक। तो इसके लिए मैं आपको एक साइट पर ले चलता हूँ जो कि माइक्रोसॉफ्ट की साइट है, ये देख सकते हैं आप। इसके लिए मैंने ये साइट खोली है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से यह इवॉल्व हुई है। अभी के लिए मैं बता दूं आपको, लेटेस्ट वर्जन जो इसका चल रहा है वो है 11। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक यह 11 वर्जन है और जल्द ही इसका एक नया वर्जन जो कि 12 वर्जन है सी शार्प का, वो आने वाला है। किस तरीके से इसमें कौन कौन से वर्जन में क्या क्या फीचर आए हैं उसको ज़्यादा जानने के लिए आप इस पेज को रीड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, अभी कुछ न्यू फीचर्स जो हैं सी शार्प के अंदर आने वाले हैं, वो आप इसको यहाँ से सी शार्प, क्योंकि यह लिंक दे रखा है व्हाट इज़ न्यू इन सी शार्प, इसको क्लिक करके इसके अलावा जो पिछले वर्जन हैं वर्जन 9 तक आपको यहाँ पर दिखाया गया है। हर एक वर्जन के अंदर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, उनके जो भी फीचर्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा आप थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं इसके अंदर, तो आप इसके अंदर सी शार्प वर्जन हिस्ट्री, यहाँ से पूरी हिस्ट्री जो कि आपकी इवोल्यूशन हुई है इसकी, पूरे के पूरे वर्जन्स आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। 1.0 से लेकर 11 वर्जन तक पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर दी गई है। और चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से हर एक वर्जन के अंदर कौन कौन से नए फीचर्स, नए नए इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। तो लैंग्वेज इम्प्रूव होती चली गई है और भी आगे इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। इवॉल्व होते होते यहाँ पर ये 12 वर्जन तक पहुँचने वाली है। 12 वर्जन अभी जस्ट थोड़े ही दिनों में लॉन्च होने वाला है। तो मेरा सजेशन है आप सिर्फ वर्जन्स का आइडिया लगा के कि इसमें इतने इतने वर्जन्स हैं तो काम चल जाएगा। बट अगर आप एक फ्रेशर हैं तो वर्जन के अंदर क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ नए फीचर्स क्या क्या आए हैं, तो वो आपके लिए इतने यूज़फुल नहीं रहेंगे जितना कि एक एक्सपीरियंस जो कि इस पे काम कर रहा है, जिसको एक्चुअल में यूज़ करना है, तो उसके लिए रहेगा बेटर कि वो फीचर्स के बारे में जानकारी ले ले यहाँ से, इस पेज से। तो फीचर्स में इतना ही। नेक्स्ट है व्हाट इज़ .NET। अब .NET की बात आ गई है तो मैं बता दूं, .NET एक फ्रेमवर्क बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जो कि इवॉल्व होते हुए अभी 1.0 से 7.0 वर्जन तक आ चुका है। अब बात करें सी शार्प की, तो कैसे ये रिलेटेड है .NET फ्रेमवर्क से। जैसे कि .NET फ्रेमवर्क बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, बहुत सारी लैंग्वेजेस शुरू में चल रही थी, तो उन लैंग्वेजेस के अंदर हर एक लैंग्वेज अपनी तरीके से कम्युनिकेट करती थी। उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर ले आकर .NET बनाया गया। ऑलमोस्ट इसमें 45 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। अलग अलग डेवलपर्स अपनी अपनी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं और उनको कंपाइल करके यह एक इंटरमीडिएट कोड, जिसको हम IL बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है और उस कोड को फर्दर एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो कुल मिला के अगर हम सी शार्प में प्रोग्राम लिखते हैं तो सी शार्प का प्रोग्राम ऐसे ही रन नहीं होगा, उसको .NET फ्रेमवर्क के अंडर एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में बदला जाएगा और उस लैंग्वेज को फर्दर एग्जीक्यूटेबल कोड में बदला जाएगा, जिससे कि वो कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो सके। तो इस तरीके से 45 से प्लस लैंग्वेज को इकट्ठा एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसको हम .NET फ्रेमवर्क बोलते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है और इसमें नए नए फीचर्स आते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की यह एक अच्छी बात है, हमेशा अपडेटेड रखने की कोशिश करता है ये अपनी फ्रेमवर्क को। .NET फ्रेमवर्क में जो नया वर्जन अभी करंटली स्टेबल वर्जन चल रहा है वो है 6.0 और 7.0 जो है इसका एक इंटरमीडिएट कह सकते हैं कि एक ट्रायल वर्जन होता है, जिसको आप प्रोडक्शन में यूज़ नहीं करेंगे, स्टेबल वर्जन नहीं होता। जो इसके बाद 8 वर्जन आएगा वो स्टेबल वर्जन होगा। अभी 8 वर्जन आया नहीं है, जल्द ही आने वाला है। जैसे ही सी शार्प 12 लॉन्च होएगी, वो लैंग्वेज सी शार्प 12 में भी 8 वर्जन के साथ लॉन्च होएगी, तो इसको आगे हम यूज़ कर सकेंगे जब यह 12 वर्जन आ जाएगी।
तो आगे बात करते हैं CLR और क्लास लाइब्रेरी की। जैसा मैंने .NET के बारे में बताया कि यह कई लैंग्वेज का कम्बिनेशन है, तो इस तरीके से इसमें बात करें हम एक CLR की, जो कि इसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो कुल मिला के जितनी भी लैंग्वेजेस के अंडर आती हैं उनको सबको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। उसका एक कोड जनरेशन एल्गोरिदम है जिससे कि वो एक कॉमन लैंग्वेज के ऊपर आ जाए .NET के अंदर, क्योंकि उसको कंपाइल करना है और कंपाइल करके एक लैंग्वेज जो है क्रिएट हो जाती है, जिसको हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज बोलते हैं या बाइट कोड बोलते हैं, जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है .NET फ्रेमवर्क के द्वारा बाद में। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम आपका एक इन्वायरमेंट है जिसके अंडर मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं। देन बात करते हैं क्लास लाइब्रेरी की। तो .NET फ्रेमवर्क में 2 पार्ट हैं, जिसमें CLR मैं बता चुका हूँ और दूसरा है क्लास लाइब्रेरी। तो क्लास लाइब्रेरी बेसिकली कुछ क्लासेस हैं, कोड की क्लासेस आप इनको इस तरीके से बोल सकते हैं। कुछ कोड लिखा गया है जो कि मदद करता है .NET फ्रेमवर्क को फंक्शन करने के लिए। कुछ भी आप अगर ऐप बनाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी इन्वायरमेंट चाहिए वो सारा कुछ क्लास लाइब्रेरी के तौर पे रखा गया है इस .NET फ्रेमवर्क के अंदर। अब बात करते हैं टूल्स की। तो आप इसके लिए टूल्स यूज़ कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो कोड, और अगर बारीकी में जाएं तो .NET CLI भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी .NET के नए वर्जन्स के लिए एप्लीकेबल है। पुराने वर्जन्स में आप विजुअल स्टूडियो को यूज़ करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड भी नए वर्जन्स के लिए ही है, पुराने वर्जन्स के लिए सपोर्ट इसमें नहीं मिलेगी। और मेरी मानिए तो नए वर्जन्स में काम करना ही बेटर रहता है। पुरानी ऐप्स अगर आपकी कोई हैं, अगर जिनके ऊपर आपको काम मिलता है, तो आप उन ऐप्स को, पुराने काम को विजुअल स्टूडियो के अंदर करिए। विजुअल स्टूडियो कोड और .NET CLI क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नया इम्प्रूवमेंट आया हुआ है, तो इसको यूज़ करने के लिए नए जो फीचर्स हैं वो नए कोड के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। पुराने के लिए आप विजुअल स्टूडियो को ही यूज़ करें। इवन नए के लिए भी आप विजुअल स्टूडियो को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे विजुअल स्टूडियो को कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से हम अपना पहला प्रोग्राम बना सकते हैं। धन्यवाद।